हैं नेशन व्यू रमेश भट्ट के साथ। नमस्कार। खबरों पर अपना नजरिया बनाने के लिए जानना बेहद जरूरी है कि उसका असर आप पर क्या होता है। और शुरुआत करते हैं शिवसेना सांसद की दादागिरी को लेकर। शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ को एयर इंडिया ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सांसद पर एयर इंडिया की फ्लाइट में स्टाफ मेंबर के साथ मारपीट का आरोप है। अपने बर्ताव पर चौतरफा घिरने के बाद भी सांसद महोदय की अकड़ नहीं गई है। उन्होंने पीड़ित शख्स से माफी मांगने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। प्लेन में एयर इंडिया कर्मचारी से मारपीट करने वाले सांसद की अकड़ कम नहीं हुई है। मामले में चौतरफा घिरने के बाद भी सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। काय के लिए मेरी गलती नहीं तो पश्चाताप का है। मैं नहीं मांगूंगा, वो आके माफी मांगना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने 2 कंप्लेंट रजिस्टर करी है। मुझे अरेस्ट करे दिल्ली पुलिस, मेरा पार्टी उद्धव साहब देखेंगे। इस बीच फ्लाइट में मारपीट को गंभीरता से लेते हुए एयर इंडिया समेत 4 एयरलाइंस ने सांसद गायकवाड़ को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, यानी वो अब फ्लाइट में सफर नहीं कर पाएंगे। Sir, yesterday we filed 2 FIRs already, as you're aware, and today, along with the FIR Exat, we have also taken a decision not to allow him to fly the airlines, so which means that he cannot fly on this airline. यानी उनका जो वापस पुणे जाने का जो टिकट है वो भी कैंसिल कर दिया। आज जो पुणे का टिकट वापस टिकट है, that's also been cancelled. So and accordingly, his office has been informed that he cannot fly the ticket. इस बीच एयर इंडिया कर्मी से मारपीट का मामला गर्माता जा रहा है। शिवसेना ने भी अपने सांसद से सफाई मांगी है। वहीं एयर इंडिया के पीड़ित कर्मी ने इस मामले में FIR दर्ज कराई है। केस रजिस्टर हुआ है तो प्रक्रिया होगा, लेकिन एयर इंडिया से या वो सांसद जिसके साथ घटना हुआ उससे जो ऑन द स्पॉट क्या हुआ उसका घटना का जानकारी मेरे पास नहीं है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर बुधवार को एयर इंडिया के स्टाफ मेंबर से मारपीट करने का आरोप है। सांसद महोदय बिजनेस क्लास में जगह न मिलने से खफा थे। मैंने उनको समझाया, सीनियर है, ऑफिसर है, मैंने प्रॉब्लम दिया एयर होस्टेस के पास, वो पढ़ो और आपको सोल्यूशन होता है तो आप बात करो, नहीं तो जो सोल्यूशन देगा उसको बुलाओ ना। हर एक को 4 लोगों को मैं जवाब वही पूछ रहा है। मैं बोला कंप्लेन उधर है, देखो ना। नहीं मैं देखता हूँ। अरे तेरे हाथ में क्या है? वो तो सीनियर थे बहुत, फ्रेंच कट वाले। उनको बोला साहब जी बहुत सीनियर है, बीपी मत बढ़ाइए, आप बैठिए। बैठ के बात किया, कौन MP? मोदी को बात कंप्लेन करूंगा मैं। मारा एक हाथ। वैसे रविंद्र गायकवाड़ का विवादों से पुराना नाता रहा है। साल 2014 में दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में उन पर एक वेटर के मुंह में जबरन रोटी ठूंसने पर विवाद हुआ था। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो ये है माननीय का आचरण, लेकिन माननीय को देखिए, गलती है, सीना ठोक के कह रहे हैं, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। शिवसेना सांसद के बर्ताव पर सियासी इलाकों में भी आलोचना हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से लेकर BSP अध्यक्ष मायावती ने फ्लाइट में मारपीट को गलत करार दिया। सभी को ये सुझाव हमेशा देती हूँ और एक माँ के नाते भी दे रही हूँ कि हमारा व्यवहार हमेशा ठीक ही होना चाहिए। किसी के साथ हम दुर्व्यवहार नहीं करें, एक इंसान के नाते भी हम बोलते हैं, तो उस तरीके से भी हम हमेशा किसी के साथ बोलते समय अपना आचरण हमेशा ठीक ही रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। इस मत की मैं हूँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तो अपनी जिम्मेदारी रहती ही है, मगर हर व्यक्ति की अपनी जगह एक जिम्मेदारी रहती है। तो इस दृष्टि से मैं कहूँगी कि दुर्व्यवहार की अनुमति किसी को कहीं भी नहीं हो सकती है। जो कुछ ये घटना घटी है ये ठीक नहीं है, इसका हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा है। You see, it's an incident that should never have happened. That part we are very clear. Now what has to happen will happen. इधर CM योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। योगी आज एसिड पीड़ित महिला से मिलने अस्पताल पहुंचे और उसका हालचाल जाना। उधर पुलिस ने भी महिला को एसिड पिलाने वाले एक आरोपी को धर दबोच लिया। उत्तर प्रदेश में CM योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सचिवालय और पुलिस स्टेशन में औचक मुआयने के बाद योगी एसिड पीड़ित महिला से मिलने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल पहुंचे। युवती का हाल जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज के गांधी वार्ड के वार्ड नंबर 1 में पहुंचे हैं।
पीड़ित लड़की का हाल जो है वो जान रहे हैं और उसके इलाज की तमाम जो जानकारी है वो डॉक्टरों से ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के पहुंचने की आहट हुई तो तमाम जो पुलिस के बड़े आला अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे। सीएम ने एसिड पीड़ित महिला का हालचाल जाना और उसके बेहतर इलाज के लिए भी डॉक्टरों को निर्देश दिए। सीएम ने पीड़िता को 1 लाख रुपए की मदद देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही मंत्री रीता बहुगुणा जोशी समेत कई आला अधिकारी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे। उसको एसिड पिला दी गई है। अब क्योंकि उसका पूरा मुंह जला हुआ है अंदर, तो उसकी एंडोस्कोपी नहीं हो पा रही है। डॉक्टर्स ये नहीं जान पा रहे हैं कि कितना घाव अंदर है। ये घटना बहुत गंभीर इसलिए है कि 8 साल से ये दलित महिला पीड़िता है और ये लड़ रही है न्याय के लिए। महिला को लखनऊ जाने वाली एक ट्रेन में 2 आरोपियों ने पकड़कर जबरदस्ती तेजाब पीने के लिए मजबूर कर दिया था। गैंगरेप की शिकार ये महिला 8 साल से अदालती जंग लड़ रही है। मोहन सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी दूसरा अभियुक्त भी भागा हुआ है, उसकी भी तलाश जारी है। बहुत जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के कड़े निर्देश हैं कि इसकी त्वरित गति से विवेचना हो और जो भी अभियुक्त इसमें शामिल हैं वो गिरफ्तार होकर जेल जाएं। इसके अलावा महिला की सुरक्षा हमेशा के लिए सुटेबल सुरक्षा उनकी की जाए। पीड़ित महिला साल 2008 में गैंगरेप की शिकार हुई थी। रायबरेली में हुई गैंगरेप की इस वारदात के बाद भी उसे और उसके रिश्तेदारों को लगातार धमकियां मिलती रहीं। अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। जाहिर है इस तरह के अपराधों में सख्ती बरतना जरूरी है ताकि संदेश ऐसे असामाजिक तत्वों को जाए कि उनके साथ क्या हो सकता है। यूपी में एक और सीएम एक्शन में दिख रहे हैं तो दूसरी ओर उनके मंत्री भी पीछे नहीं है। मंत्रालयों में झाड़ू लगाने वालों की भरमार दिखाई दे रही है। कल एक मंत्री यानी उपेंद्र तिवारी झाड़ू लगाते दिखाई दिए तो आज श्रीकांत शर्मा ने भी झाड़ू उठा ली। अब योगी राज में यूपी बदले ना बदले, लेकिन मंत्री जी जरूर बदले नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी का स्वच्छता अभियान योगी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है, तो मंत्रियों ने भी हाथों में झाड़ू थाम ली है। पहले उपेंद्र तिवारी और अब श्रीकांत शर्मा। अपने दफ्तर में झाड़ू लगाते यूं मंत्रियों को आपने कब देखा है? लेकिन यहाँ तो साफ सफाई का पूरा ख्याल है। पहले पीएम मोदी और फिर योगी आदित्यनाथ की अपील ने यूपी के मंत्रियों के हाथों में झाड़ू थमा दी है। कहा जा रहा है कि यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा दफ्तर पहुंचे तो कहीं कोने में गंदगी दिखी और भड़क गए। खुद ही झाड़ू उठा ली, साफ सफाई की और फिर कर्मचारियों की क्लास भी ले ली। तो भैया यूपी बदल रहा है, जमीन पर कितना आगे पता चलेगा, लेकिन तस्वीरों में बदलाव साफ है। नहीं तो यूं मंत्रियों और अधिकारियों को स्वच्छता की कस्में खाते कब देखा था भला। टीम न्यूज़ नेशन। तो मंत्रियों का झाड़ू लगाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब तक आम लोगों में स्वच्छता का भाव जागृत नहीं होगा इस देश में, तब तक स्वच्छ भारत अभियान का यकीनन कल्पना से ऊपर होगा और यह कामयाब नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं अपराधियों के लिए एक बुरी खबर, खासकर राजनीति में अपराधियों के लिए एक बुरी खबर। अपराधियों के लिए सांसद और विधायक बनना मुश्किल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट पे एक याचिका के जरिए आपराधिक मुकदमों को 1 साल में निपटाने के लिए विशेष अदालतों के गठन की मांग भी की गई है। क्या अपराधी तत्व के लोगों के लिए अछूत हो जाएगी चुनावी राजनीति? दरअसल ये सवाल इस वजह से उठ खड़ा हुआ है क्योंकि बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने राजनीति को और साफ सुथरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। चुनाव आयोग ने अपने जवाब दे दिया। चुनाव आयोग कहता है इनके ऊपर लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। कोई भी एमएलए एमपी अगर वो सजा याफ्ता है तो उसके चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन होना चाहिए, ऐसा चुनाव आयोग ने कह दिया है। सरकार अपना जवाब नहीं दे रही है। फिलहाल जिन नेताओं को 2 साल से ज्यादा की सजा कोर्ट सुना देता है वो चुनावी राजनीति से 6 साल के लिए बदर कर दिए जाते हैं। अश्विनी उपाध्याय की याचिका में सजा याफ्ता मुजरिमों के चुनाव लड़ने पर ताउम्र रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही जनप्रतिनिधियों, नौकरशाहों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के आपराधिक मुकदमों को 1 साल में निपटाने को लेकर विशेष अदालतों के गठन की अपील भी की गई है। हमारी मुख्य मांग यही है कि सरकार स्पेशल कोर्ट बनाए जिससे एमएलए और एमपी के मुकदमे 1 साल के अंदर उसका फैसला हो जाए और जो भी व्यक्ति सजा याफ्ता है उसके ऊपर 6 साल का नहीं, लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। चुनाव आयोग भी अश्विनी उपाध्याय की याचिका से इत्तेफाक रखता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग की तरह रुख अपनाया तो एक भी केस नेताओं के चुनावी कैरियर को बर्बाद कर देगा। अब सबकी नजरें केंद्र सरकार के जवाब पर है। अगर सरकार का रुख भी इस मसले को लेकर यही रहता है तो ये अपने आप में
राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की दिशा में अहम पड़ाव साबित हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। यहां आपको यह भी बता दें कि 2014 में चुनावी रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि जो आपराधिक तत्व के लोग हैं, जिनके ऊपर गंभीर अपराध हैं, उनको 1 साल में कोर्ट में मामला चलाकर अगर वो वाकई उन्होंने गलत किया है तो उन्हें सजा दिलवाएंगे और उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं यूपी के सरकारी स्कूलों का हाल। आखिर कैसे स्कूलों में धड़ल्ले से नकल हो रही है, जरा आप भी देखिए। ये देखिए यूपी के सरकारी स्कूल का हाल। स्कूल में नकल का लाइव वीडियो। तमाम दावों के बावजूद यूपी के सरकारी स्कूल में परीक्षा के दौरान नकल नहीं रुक रही। मैनपुरी के राजा राज इंटर कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पेपर शुरू होते ही ज्यादातर बच्चे नकल में लग गए। कोई ब्लैक बोर्ड का सहारा लेने लगा तो कोई एक दूसरे को पर्चियां थमाता दिखा। इसकी जानकारी जब एसडीएम को मिली तो उन्होंने स्कूल में रेड मार दी। फिर क्या था, छापा पड़ते ही स्कूल में भगदड़ मच गई। बच्चे एक क्लास से दूसरी क्लास में भागने लगे। एसडीएम की टीम ने नकल का वीडियो बना लिया और राजाराम इंटर कॉलेज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। संदर्भ में हमारे द्वारा वीडियो बना ली गई है और जो वीडियो जिलाधिकारी महोदय को जो है प्रेषित कर दी गई है और उससे संबंधित एफआईआर भी करवा दी गई है। और एफआईआर के साथ साथ जो और भी जो कॉलेज को डीबार करने के लिए और भविष्य में उसे ब्लैक लिस्टेड करने के लिए जो भी कार्रवाई होगी उसको जिलाधिकारी महोदय को जो है भेजा जा रहा है। यूपी के दूसरे जिलों के सरकारी स्कूल के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। मैनपुरी के बाद जौनपुर में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। बदलापुर इलाके के इंटर कॉलेज में नकल माफिया खुलेआम घूमते दिखे। इन्हें न कानून का डर है और न प्रशासन की फिक्र। इन नकल माफियाओं की नकल कराने की फीस तय है, जो बच्चों से पहले ही वसूल ली जाती है। हैरत की बात तो यह है कि स्कूल के शिक्षक भी इन्हें ऐसा करने से नहीं रोकते। आरोप यह है कि शिक्षकों की सांठगांठ से ही नकल का यह कारोबार फल फूल रहा है। यूपी में परीक्षा में नकल बड़ी समस्या है। तमाम दावों के बावजूद नकल पर नकेल नहीं कसी जा रही है। टीम न्यूज स्टेशन। कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती। इसी को सच साबित कर दिखाया है बिहार के राजकुमार वैश्य ने, जो 97 साल की उम्र में भी इम्तिहान दे रहे हैं। ये 97 साल के स्टूडेंट हैं। सुनकर हैरानी तो जरूर हुई होगी, लेकिन ये सच है। इनका नाम है राजकुमार वैश्य। राजकुमार बिहार के नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए कर रहे हैं। उन्होंने एमए फर्स्ट ईयर पास कर लिया है और जून में सेकेंड ईयर के एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं। 97 साल की उम्र में भी वो 3 से 4 घंटे रोज पढ़ते हैं और अपने नोट्स खुद तैयार करते हैं। अगर आज ही परीक्षा हो जाए तब भी पास हो जाऊंगा, लेकिन जितना समय मिल गया है उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। राजकुमार ने 1938 में ग्रेजुएशन किया था। 1940 में लॉ की डिग्री हासिल की थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उनकी रुचि हमेशा बनी रही। यही वजह है कि रिटायरमेंट के करीब 37 साल बाद उन्होंने एमए करने की ठानी। इतना अधिक बाबूजी पढ़ेंगे और सही माने में अभी तो हम लोग को लगता है कि वी आर वेस्टिंग टाइम, कभी हम लोग बैठे हुए हैं और बाबूजी पढ़ रहे हैं। हमारे जो इस कॉम्प्लेक्स में लोग रहते हैं वो लोग कहते हैं कि अरे वो जिनकी फ़ोटो निकली थी अखबार में, वो जो 97 वर्ष के हैं, वो तो हमारे ही उसमें रहते हैं, या वो लोग भी गर्व महसूस करते हैं। एक अरसा गुजर गया रिटायर्ड जिंदगी जीते हुए। राजकुमार जी जैसे रिटायर होने के लिए तैयार ही नहीं। जैसी लगन वो एमए की डिग्री हासिल करने के लिए दिखा रहे हैं, उसने साबित कर दिया कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। जज्बा हो तो किसी भी मुकाम को कभी भी हासिल किया जा सकता है। उम्र कोई भी हो, उम्र का पड़ाव कैसा भी हो, मगर अगर जीने की ललक और जज्बा हो तो फिर वैसे साहब जैसे विद्यार्थी आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक, एक उदाहरण, एक ऐसा प्रमाण जो ये बताता है कि जिंदगी को किसी भी वक्त एक नई करवट, एक नया उजाला दिया जा सकता है। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। आज वर्ल्ड टीबी डे है। टीबी की वजह से देश में हर साल करीब 5 लाख लोग दम तोड़ देते हैं। जागरूकता की कमी और गंदगी की वजह से ये महामारी बढ़ती जा रही है, लेकिन नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में 2025 तक इस बीमारी से निजात पाने की बात कही गई है। उड़ती धूल और गंदगी के बीच काम करते ये मजदूर। महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए नज़ारा आम है। इस सड़क पर चलना किसी चुनौती से कम नहीं है। बड़े बड़े पत्थर और उड़ती धूल लोगों की समस्याओं को और बढ़ा देती हैं।
लेकिन हर तरफ फैली गंदगी देश में सबसे बड़ी बीमारी की अहम वजह भी है। दुनिया में टीबी के सबसे ज्यादा मरीज हिंदुस्तान में हैं। टीबी के 24% मरीज अकेले हिंदुस्तान में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में करीब 4,80,000 लोगों की मौत टीबी की वजह से हुई है। साल 2015 में देश में 28 लाख टीबी के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2014 में इनकी संख्या 22 लाख थी। दुनिया भर में भी टीबी के मरीजों की संख्या 96 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 4 लाख तक पहुंच चुकी है। डॉक्टरों का भी कहना है कि साफ सफाई की आदत न होना और गंदगी की वजह से शहर में रहने वाला हर शख्स टीबी के निशाने पर है। इंडिया में टीबी का कीटाणु लगभग सब लोगों के पास है, क्योंकि आप बाज़ार जाना नहीं छोड़ सकते, मेट्रो पे चढ़ना नहीं छोड़ सकते, आप अपना नॉर्मल लाइफ नहीं छोड़ सकते। उसमें से काफ़ी लोग अपनी गैर जिम्मेदारी से इसको फैलाते जाते हैं। उनमें से उनको भी नहीं मालूम होता कितनों को टीबी है। ट्यूबरक्लोसिस के 70% मरीज गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। 15 से 49 साल के लोग सबसे ज्यादा इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन अब भी करीब 10 लाख टीबी मरीजों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय टीबी के बढ़ते मामले को देखते हुए अब हरकत में आया है। बीमारी से पीड़ित लोगों को नकद रुपए उपलब्ध कराने की योजना तैयारी की जा रही है, ताकि वो कहीं से भी दवा ले सकें। साथ ही सरकारी अस्पतालों में डॉट्स सेंटर की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन जब तक लोगों में जागरूकता नहीं बढ़ती, तब तक सरकार की कोई भी योजना शायद ही परवान चढ़ सके। पिछले कुछ समय से देश के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है और डॉक्टर्स की माने यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से टीबी के मरीज बढ़े हैं। ऐसे में डॉक्टर्स कहते हैं कि स्वच्छता और प्रदूषण के स्तर में कमी लाई जाए तो टीबी के बढ़ते मरीजों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। वीडियो गौरवाला के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। महाराष्ट्र में डॉक्टर की पिटाई के बाद हड़ताल में है। इस बीच यूपी के बुलंदशहर से भी डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक मरीज की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने भड़कते हुए डॉक्टर की पिटाई कर डाली। मृतक के घर वालों का आरोप है कि डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये घटना 23 मार्च यानी कल की है। सीसीटीवी में मारपीट की तस्वीरें कैद हो गई। वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnation.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं।